Now second application is to check dimensional correctness of the given relation. यानी जो भी रिलेशन हमें गिवन है, जो भी फिजिकल रिलेशन गिवन है बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, वो करेक्ट है या नहीं. केवल हम ये चेक कर सकते हैं कि वो गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. हम ये नहीं बोल सकते कि वो इक्वेशन भी करेक्ट होगा. इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए. केवल हम यहाँ पे डायमेंशनली करेक्टनेस को ही चेक कर सकते हैं. जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया टू चेक गिवन रिलेशन आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, उसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया f इज इक्वल टू m. तो यूज किस तरीके से करना है उसको हम समझे. लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो आपका है फोर्स, और जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है मास और एक्सेलरेशन को. तो हमें करना क्या है, हमें सबके डायमेंशंस लिखने हैं. जैसे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को हम चेक करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस्ड ए फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन हम पुट करते हैं m1 l1 t माइनस 2. ठीक है. एंड राइट हैंड साइड में आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है वो मास इनटू एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. सो राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन हमें लिखना होगा वो डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन से हम लिख सकते हैं. मास के लिए डायमेंशन बनता है m1, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट आया था वो आपने लिखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर हम डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो वैल्यू l1 t माइनस 2, और दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया. सो राइट हैंड साइड का डायमेंशन रहा m1 l1 t माइनस 2. तो दोनों साइड के डायमेंशन आपने इंडिविजुअली चेक करें, और चेक करने पर आपको दिख रहा है कि बोथ द डायमेंशंस आर करेक्ट. सो यू कैन से डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. That means given equation is dimensionally correct equation, not correct. Now, next आपको दिया गया है v is equal to u plus 80. ध्यान दें, हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर हम एप्पल के साथ वाटरमेलन को ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होता, लेकिन अगर एप्पल के साथ एप्पल को ऐड किया जाता है तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे 2 एप्पल्स हैं. That means सेम क्वांटिटी को हम सेम क्वांटिटी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम डायमेंशन चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है v. इक्वेशन ऑफ मोशन में v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को. ठीक है. तो v का डायमेंशन, यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट था मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन यहाँ पे बनेगा l1 t पावर माइनस 1. ठीक है. एंड राइट हैंड साइड में अगर हम डायमेंशन चेक करें तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले है u हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से. ठीक है. अगेन वेलोसिटी है तो डायमेंशन रहेगा l1 t माइनस 1. एंड सेकेंड इज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन l1 t माइनस 2, एंड टाइम का डायमेंशन रहता है t पावर प्लस 1. कैलकुलेट करेंगे सो l1 t पावर माइनस 1. ठीक है. क्या u और at दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है. l1 t माइनस 1 l1 t माइनस 1. दैट मीन्स इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने पे डायमेंशन डबल नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन, अभी हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल है. अभी हम केवल डायमेंशन को देख रहे हैं. तो यहाँ पे रहेगा l1 t माइनस 1, l1 t माइनस 1. राइट हैंड साइड में अगर हम डायमेंशन की बात करें तो u का डायमेंशन l1 t माइनस 1 एंड a प्लस t का डायमेंशन l1 t माइनस 1. क्लियर. और डायमेंशन अगर सेम होता है तो वो सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स इन दोनों को आप कंबाइन क्या बोल सकते हैं, l1 t माइनस 1. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशन दोनों तरफ का क्या रहा, सिमिलर रहा. So left hand side and right hand side dimension same. So this given relation is dimensionally correct relation. Next example. S is equal to ut plus half at square.
ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है एस। एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस का फॉर्मूला था मीटर, और उसको डायमेंशन में हम कन्वर्ट करते हैं L1 से। राइट हैंड साइड में फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको गिवन है u मल्टीप्लाई बाई टी। तो u यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्पीड को और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो अगर हम डायमेंशन चेक करते हैं तो डायमेंशन हमें मिलेगा L1 t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t पावर 1। सो ut का डायमेंशन रहा L, ठीक है। एक और टर्म है हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। सो हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन हम कैलकुलेट करें, हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट जो नंबर है आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है हाफ, और कांस्टेंट का डायमेंशन होता है 0, यानी हाफ का हमें कोई डायमेंशन नहीं मिलेगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन रहेगा L1 t माइनस 2 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम स्क्वायर, दैट मीन्स यू कैन राइट t स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। सो डायमेंशन इज L पावर 1। तो अगर आप टर्म्स पे ध्यान दें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास था एस जिसका डायमेंशन है L1, यूटी जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड में उसका डायमेंशन भी L1, एंड जो आप हाफ ए टी स्क्वायर टर्म है उसका डायमेंशन भी L1। तो L1 और L1 दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है मीटर। मीटर मतलब डिस्टेंस को, और डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड किया जा सकता है। तो यू कैन से L1 इज इक्वल टू L1 UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेम नंबर है, सेम क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायमेंशन रहेगा L1। तो यू कैन से डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट फोर्थ रिलेशन हमें गिवन है 2 पाई इज इक्वल टू रूट L बाई जी। टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ठीक, किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का डायमेंशन रहेगा t पावर 1। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है आपके पास 2 पाई, और 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म है। तो 2 पाई का डायमेंशन, कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता, सो वैल्यू रहेगा m0 L0 t0। सेकेंड टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है L, और L होता है लेंथ। L क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन वो रहता है L पावर 1, ठीक। नेक्स्ट जो टर्म है राइट हैंड साइड में वो है आपके पास G। G यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम डायमेंशन में कन्वर्ट करें सो वैल्यू विल बी L1 t माइनस 2, ठीक है। तो आपने डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको फॉर्मूला में पुट करके देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो टाइम का डायमेंशन है t पावर 1, 2 पाई आपका डायमेंशन लेस, अंडर रूट यहाँ पे लगा हुआ है। L1 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड G रिप्रेजेंट करता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स L1 t माइनस 2, L1 t माइनस 2। So L1 and L1 cancel out and minus 2 जाएगा न्यूमरेटर में। You will get t पावर 1 is equal to under root t स्क्वायर, और under root t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? under root t स्क्वायर को लिखा जा सकता है t पावर 1। So dimension of left hand side and right hand side, what dimensions are equal? So you can say this given relation t is equal to 2 pi root L by G is dimensionally correct equation, ठीक है। और हम यहाँ पे कैलकुलेट करें जो फॉर्मूला था उसी का डायमेंशन। तो जो भी रिलेशन हमें दिया गया हो उसका आप पर्टिकुलर डायमेंशन लिखें। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में तो मल्टीप्लाई करें, प्लस वाले फॉर्मेट में तो इस बात का ध्यान रखें कि दोनों तरफ का यूनिट सेम होना चाहिए। डिवाइड में तो आपने वैल्यू को डिवाइड कर दिया, और रिलेशन अगर हमें सेम मिलता है तो आप बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट है। रिलेशन अगर हमें सेम नहीं मिलता तो आप बोलेंगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट रिलेशन, W इज इक्वल टू F डॉट एक्स। W रिप्रेजेंट करता है वर्क को, सो लेफ्ट
हैंड साइड डायमेंशन फर्स्ट किसका है, वर्क का, यानी W वैल्यू इज डायमेंशन इज M1 L2 T माइनस 2। सेकेंड राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायमेंशन है M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। एंड X रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है मीटर। तो डायमेंशन ऑफ X इज L, ठीक है। कंबाइन कर दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वर्क इज इक्वल टू F डॉट X रिप्रेजेंट करता है वर्क को। सो वर्क का डायमेंशन M1 L2 T माइनस 2। फोर्स के लिए डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2 एंड L1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो M1 L2 T माइनस 2 एंड L पावर 1 L पावर 1, सो M1 L2 T minus 2। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ का डायमेंशन हमें क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। सो यू कैन से गिवन रिलेशन W इज इक्वल टू F डॉट X इज डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिलेशन, पावर इज इक्वल टू फोर्स वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। P यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। सो पावर का डायमेंशन हमने सॉल्व किया था, वैल्यू कितना था, M1 L2 T माइनस। राइट हैंड साइड फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है फोर्स, तो फोर्स के लिए डायमेंशन बनता है M1 L1 T माइनस 2 एंड V यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 T माइनस 2, ठीक है। लेकिन जो टर्म आपको गिवन है वो है वेलोसिटी स्क्वायर। सो वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशन की अगर हम बात करें तो V स्क्वायर की अगर हम डायमेंशन कंसीडर करते हैं तो ये जो पावर्स हैं ये डबल T माइनस 2, ठीक है। और दोनों को हम यूज करें। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन को हम चेक कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पावर को, एंड राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है F इंटू वी स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन आपने पुट किया M1 L2 T माइनस वी, एंड फोर्स के लिए M1 L1 T minus 2 and velocity square, so L2 T minus 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, M1 L3 T minus 4। अब ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि जो रिलेशन आपको गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डायमेंशन दोनों का सेम नहीं आ रहा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो P इज इक्वल टू एफ स्क्वायर है दोनों का डायमेंशन करेक्ट नहीं है, यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन इज गिवन रिलेशन इज डायमेंशनल इनकरेक्ट रिलेशन, या जो रिलेशन आपको दिया है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट रिलेशन है। नोट करें।
सो हमें एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आया कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात पे ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिलेशन आपको दिया है वो आपको सही इक्वेशन को, यानी जो इक्वेशन की ट्रुथनेस है उस पर भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पार्ट को समझें, मान लीजिए लिखा है v इज इक्वल टू u प्लस 80 और इसका हमने डायमेंशन चेक करा, ये हमें डायमेंशनली करेक्ट मिला। लेकिन अगर हम 80 के साथ बाई 2 प्लेस कर दें तो क्या होगा? अब ये जो रिलेशन है ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बिकॉज जो कांस्टेंट टर्म आप यूज़ करते हैं, कांस्टेंट टर्म में कोई डायमेंशन नहीं होता, उसका डायमेंशन आप मानते हैं m0 l0 t0। तो अभी भी आप इसको अगर डायमेंशनली चेक करेंगे तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन इक्वेशन जो करेक्ट इक्वेशन है वो है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और जो गिवन रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस 80/2। बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट, बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट, बट रिलेशन 2 इज करेक्ट रिलेशन and relation 1 is incorrect relation in terms of calculation। यानी कैलकुलेशन में वाइज अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला है वो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है। डायमेंशन वाइज अगर हम बात करें तो दोनों का डायमेंशन हमें सेम ही मिलता है, यानी बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट, बट सेकेंड इक्वेशन इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसको आप और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मानो अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें f इज इक्वल टू ma, तो ये आपका करेक्ट रिलेशन है, इसमें हम न्यूमेरिकल कई बार सॉल्व भी कर चुके हैं, डायमेंशनली भी करेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर आपको रिलेशन गिवन है f इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ma, तो फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने से ये रिजल्ट ट्रू नहीं रहेगा। आप ये बोलेंगे कि इक्वेशन करेक्ट है, ये भी इक्वेशन करेक्ट है, यानी दोनों डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, बट जो रिलेशन है वो करेक्ट रिलेशन आपका कौन सा है? f इज इक्वल टू ma एंड ट्वाइस ma आपका करेक्ट रिलेशन नहीं। ठीक है, यानी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इस बात के लिए कोई करेक्टनेस प्रोवाइड नहीं करता कि वो इक्वेशन आपकी नेसेसरीली भी करेक्ट है, यानी जो रिलेशन आपका है वो करेक्ट है या नहीं इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, केवल वो ये बताता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो ध्यान रखना पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन थर्ड, और ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। क्या करना है? किन्हीं भी गिवन क्वांटिटीज के बीच में अगर हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोला गया कि मास और एक्सेलरेशन को रिलेट करें फोर्स के साथ, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं। कहाँ से रिलेट हुआ, फॉर्मूला कहाँ से बना? वो फॉर्मूला बना है आपका एप्लीकेशन नंबर 3, यानी किन्हीं भी तीन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना। ध्यान रखना इस बात का कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होनी कितनी चाहिए? 3 ही होनी चाहिए। 3 से कम होगी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा होगी तो फिर हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर पाते। सेकेंड पॉइंट ये कि हम उसी रिलेशन को यहाँ से डिराइव कर सकते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? प्रोडक्ट फॉर्म में। जैसे F इज इक्वल टू ma, वर्क इज इक्वल टू F डॉट x, तो ये किस फॉर्म में आ रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस टाइप के रिलेशन को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो रिलेशन आपका प्लस या माइनस की टर्म में आता है, जैसे आपने लिखा F इज इक्वल टू यू प्लस 80 या S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम मान रहे हैं, मान लीजिए एक क्वांटिटी माना और एक क्वांटिटी 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज x y z पे रिलेट कर रही है, और किस तरीके से रिलेट कर रही है? प्रोडक्ट फॉर्म में रिलेट कर रही है। तो आप लिख सकते हैं कि कैपिटल A यानी जो फर्स्ट क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू x पावर a, y पावर b एंड z पावर c। और हम क्या करेंगे, जो भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उन सब का डायमेंशन यहाँ पे लिखा जाएगा, x का डायमेंशन, y का डायमेंशन, z का डायमेंशन, और a का डायमेंशन भी लिखा जाएगा। ठीक, और सब तरफ m पावर, l पावर और t पावर को कंपेयर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। ध्यान रखें, एप्लीकेशन 3, एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। किस बात का ध्यान रखना है? जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेशन हम मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो रिलेशन होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन या एडिशन फॉर्म में तो वो यहाँ पर हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको दिया गया है फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट कर आपको दिया गया है कि जो अगर हम कंसीडर करें फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को,
is fundamental unit, then find dimensional formula of mass. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा आप समझे. जैसे हमने बोला है कि जो बेस क्वांटिटीज हैं वो आपकी है मास, लेंथ और टाइम, और मास, लेंथ, टाइम की टर्म में आप डिफरेंट अदर क्वांटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर हम फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को ही फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करें तो मास का डायमेंशन क्या होगा. दैट मीन्स ध्यान से देखें, मास की प्रोपोर्शनलिटी हमें किसके साथ चाहिए, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के साथ चाहिए. तो आप यहाँ पे कोई भी पावर यहाँ पे पुट कर सकते हैं. हमने पुट कर दिया F पावर A, वेलोसिटी पावर B एंड टाइम पावर C. ठीक. अब सबका डायमेंशन आप लिखिए. मास का डायमेंशन बनता है m1 L0 T0. प्रोपोर्शनलिटी क्यों लगा रहे हैं, इक्वल टू साइन क्यों नहीं लगा रहे? बिकॉज वो हमने पहले भी समझा है कि इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट आ रहा होगा तो कांस्टेंट को हम डिराइव नहीं कर सकते कि उसका कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ रहा है. इसलिए हम यहाँ पे जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनलिटी में ही सॉल्व करते हैं. फोर्स पावर, फोर्स हम लिखते हैं m1 L1 T-2 एंड पावर इज A. V रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1 मीटर पर सेकेंड पावर B, और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो T पावर 1 पावर C. ठीक है. अब क्या करना है, कंबाइन कर दें सारा m पावर एक साथ, L पावर एक साथ और टाइम पावर एक साथ. तो लेफ्ट हैंड साइड m1 L0 P0. ठीक. अब m की पावर्स को कंबाइन करें. m केवल फोर्स के पास है तो m पावर 1 और उसका ही पावर है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ma. क्लियर. सेकेंड, L की पावर्स को एक साथ करें. फर्स्ट एक्सप्रेशन में n का पावर है a, सेकेंड में पावर है b एंड थर्ड में इसका पावर 0, यानी जो वैल्यू रहेगा L पावर a प्लस b. नेक्स्ट, टाइम को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम के लिए -2 है, -b एंड प्लस. ये टाइम का डायमेंशन आपने देख लिया कि टाइम की कितनी पावर्स यहाँ पर आ रही है. अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करने पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन बन जाएगी. तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं. तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. A, B, C की वैल्यू हमें मिल जाएगी. इसलिए भी यहाँ पे बोला गया है कि केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी को ही हम 3 फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं तो A का वैल्यू इक्वल आता है 1 के, बिकॉज m का पावर A एंड m पावर 1. अगर हम L के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो L पावर कितना आ रहा है, 0. सो A प्लस B इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड, अगर हम टाइम के डायमेंशन को लेते हैं सो -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0. सो -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिली और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a, b, c का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज a इज इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन इज -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट रिलेशन से हमें a का वैल्यू डायरेक्ट मिल रहा है, a इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 1 को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करें सो 1 प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ b इज -1. वैल्यू हमने a का भी कैलकुलेट कर लिया, b का भी कैलकुलेट कर लिया. दोनों को किधर पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 में. सो -2 into 1 माइनस b का वैल्यू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0. सो -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0. -1 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1. तो a, b, c तीनों रिलेशन हमने फाइंड कर लिए. a वैल्यू 1, b वैल्यू -1, c वैल्यू +1. जो रिलेशन आपने लिखा है मास का वो f पावर a, v पावर b एंड t पावर c है. सो मास का रिलेशन आपने लिखा है f पावर
a v पावर b एंड t पावर c, और a b c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया। वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b -1 एंड वैल्यू ऑफ c again 1. So dimension of mass is f power 1, v power -1 and t power 1. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है टाइम का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ग्रेविटी। ठीक है, सो t इज प्रोपोर्शनल टू l पावर a एंड g पावर b। ठीक, टाइम का डायमेंशन t1 ही रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन, लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं L1 से, पावर जाएगा इसका 1 एंड g बनेगा, g रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, सो वैल्यू इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज L1 t पावर -2, इसको आप लिख सकते हैं b। सो लेफ्ट हैंड साइड में t पावर 1, राइट हैंड साइड की अगर हम पावर्स को कंबाइन करें, सो m का पावर यहाँ पे नहीं है, m पावर 0, l पावर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से पावर हमें मिलेगा 1 इंटू a यानी a, एंड सेकेंड से मिलेगा 1 इंटू b प्लस b। t की हम पावर्स की बात करें, सो माइनस ट्वाइस, और कंपेयर कर दें, सो लेंथ का डायमेंशन राइट हैंड साइड में तो अवेलेबल है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर हम टाइम की टर्म में बात करते हैं तो टाइम का डायमेंशन राइट हैंड साइड में है -2b, लेफ्ट हैंड साइड में 1, सो -2b इज इक्वल टू 1। तो पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं b का, वैल्यू ऑफ b इज -1/2, क्लियर। और b का रिलेशन को अगर हम यूज करते हैं एक ही टर्म में, सो इक्वेशन 1 से यू कैन राइट a प्लस b इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू -b, सो a इज इक्वल टू 1/2। सो a का पावर है 1/2, b का पावर, b का वैल्यू है, a का वैल्यू है 1/2, b का वैल्यू है -1/2, टाइम की टर्म में यहाँ पे पुट करें। तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग t इज प्रोपोर्शनल टू l पावर a एंड g पावर b, और a और b की वैल्यूज पुट कर दी जाए। सो प्रोपोर्शनल टू l पावर, वैल्यू ऑफ a हाफ एंड वैल्यू ऑफ b -हाफ। सो पावर अगर हाफ है तो हम उसको लिख सकते हैं l/g पावर हाफ, एंड जो टाइम का रिलेशन है लेंथ के साथ, इसका वैल्यू हमें मिला लेंथ एंड g के साथ, t इज प्रोपोर्शनल टू रूट l/g। जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। तो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनल तो मिल गया, तो प्रोपोर्शनली रिलेशन हमें मिल चुका है, और हम पहले भी बता चुके हैं कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो हम आइडेंटिफाई या डिराइव यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, केवल हम ये चेक कर सकते हैं कि जो गिवन क्वांटिटीज है उनका रिलेशन क्या है, कांस्टेंट के साथ हम रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो रिलेशन रहा टाइम का लेंथ और जी के साथ, t इज प्रोपोर्शनल टू रूट l/g। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड हाइट, यानी वेलोसिटी को हमें रिलेट करना है विथ एक्सेलरेशन एंड हाइट। तो अब यहाँ पर अगर हमें a मिल रहा है तो हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। अब आपने वेरिएबल ले लिए x एंड y, जो पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी के लिए डायमेंशन रहता है L1 t पावर -1, एक्सेलरेशन हम रिलेट करते हैं L1 t -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पावर x, और हाइट रिप्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, सो l पावर 1 1, सो L1 t -1 is equal to power of x plus y। फर्स्ट टर्म में l पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x, सेकेंड टर्म में l पावर 1 मल्टीप्लाई बाई y, तो x plus y, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम -2x, और कंपेयर कर, ठीक है।
ध्यान दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन को हम कंटिन्यू करें। सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड सेकेंड रिलेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो रिलेशन हमें मिल रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। तो पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंड वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, सो 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1/2, यानी दोनों का वैल्यू हमें मिला 1/2, ठीक है। अब रिलेशन में वैल्यू पुट कर, सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन पावर हाफ एंड हाइट पावर हाफ, और पावर हाफ रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट को। सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट AH। ये रिलेशन हमें मिला वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड हाइट। नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी, मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी वर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी अगर हम मास, लेंथ और टाइम के बजाय मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करें, सो हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है मास का एज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी। सो मास इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी, एंड पावर्स हम रिलेट कर लें, पावर A, पावर B एंड पावर C। मास का डायमेंशन बनता है m पावर 1। मोमेंटम हम रिप्रेजेंट करते हैं मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। सो वैल्यू इज मास वेलोसिटी L1 t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, सो t पावर 1 b, और एनर्जी का डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क से भी, वर्क एंड एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम। वर्क हम सॉल्व करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट्स, यहाँ पे डायमेंशन रहेगा एनर्जी का m1 L2 t माइनस 2 पावर c। रिलेट करें, सो m पावर 1 L पावर 0 t पावर 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब m की सभी पावर्स को एक साथ कंबाइन किया जाए, फर्स्ट से मिलेगा 1 into a, दैट मीन्स a प्लस सेकेंड टर्म में नहीं है, एंड थर्ड टर्म से c। L की पावर्स फर्स्ट टर्म से a एंड सेकेंड टर्म से 2c, एंड पावर ऑफ t फर्स्ट से माइनस a, सेकेंड टर्म प्लस b एंड थर्ड टर्म माइनस 2c। तो रिलेशन हमें मिला a प्लस c इज इक्वल टू 1, a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें। सो a प्लस फर्स्ट इक्वेशन a प्लस c इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। So a plus c is equal to 1, a plus 2c is equal to 0. Third, minus a plus b minus 2c is equal to 0. Is equal to 0. ठीक है, ये तीन इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिली। ध्यान दें, अगर हम इन फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, एंड इक्वेशन 1 इनकी नंबरिंग हम करें, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 परफॉर्म किया जाए, ध्यान दें, इक्वेशन 2 a plus 2c is equal to 0 एंड इक्वेशन 1 a plus c is equal to 1, और दोनों को कर दिया जाए माइनस, देन यू विल गेट a और a कैंसिल आउट, c is equal to -1। ठीक, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन a plus 2 minus 1 is equal to 0, so a minus 2 is equal to 0,
सो वैल्यू ऑफ ए 2, ठीक, दोनों वैल्यूज थर्ड इक्वेशन पुट करें। सो माइनस ए वैल्यू ऑफ ए इज 2 प्लस बी कैलकुलेट करना है, माइनस 2 वैल्यू ऑफ सी इज -1 is equal to 0. So minus 2 plus b plus 2 is equal to 0 and value of b is equal to 0. So a b c का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना था मास का विद मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी। So m is proportional to momentum, time and energy. Momentum power a, time power b and energy power c. So relation is m is proportional to p square and e power -1, जिसको आप p square by e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड रिलेशन ऑफ फोर्स विद डेंसिटी ऑफ मीडियम, वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन। यानी हमें फोर्स को रिलेट करना है डेंसिटी, वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के साथ। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट पावर कैलकुलेट करना होगा। हमने पावर कंसीडर किया x, y एंड z, सभी के डायमेंशन हमने डायमेंशन ऑफ फोर्स m1, l1, t-2। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास m1 एंड पर यूनिट वॉल्यूम इट मींस L3। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म में अल्फा माइनस टी लिखना होगा। या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि m1 L माइनस टी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। m1 L माइनस टी एंड पावर इज x। सेकंड टर्म यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम आता है मीटर क्यूब में एंड डायमेंशन इज L3 पावर y। थर्ड टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1t माइनस 2 पुट कर दें, L1t माइनस 2 पावर z। ठीक है, सबको कंबाइन करें तो m1 L1t माइनस 2 इज प्रोपोर्शनल टू m पावर x। l की पावर से बात करते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग -3x, सेकंड के अकॉर्डिंग +3y एंड थर्ड में +z। एंड टाइम टर्म को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट में टाइम, सेकंड में टाइम 0, थर्ड में टाइम रहेगा -2 ऑफ z। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन आपके पास है फर्स्ट रिलेशन x is equal to 1, डायरेक्ट हमें मिल रहा है। अगर हम t की पावर को रिलेट करें तो -2z is equal to -2, so -2z is equal to -2 and you can say z is equal to 1। so x का रिलेशन में हमें 1 मिला, x is equal to 1 and z is equal to 1। अब हम l की पावर्स को कंपेयर कर लें और जो रिमेनिंग आपके पास एक्सप्रेशन है y उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। So -3x plus 3y plus z, so minus 3x plus 3y plus z is equal to power 1। यहाँ पर आपने -3x plus 3y plus z is equal to 1 पुट कर दिया और x और z का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So -3 plus 3y plus z का वैल्यू 1 is equal to 1, 1 0, so 3y is equal to 3 and y का वैल्यू भी कैलकुलेट हुआ, यानी x y z तीनों वेरिएबल्स में क्या मिले 1। सो रो फोर्स का जो रिलेशन था रो पावर 1 v पावर 1 एंड g पावर 1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू कैन राइट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू पावर x y z, यहाँ पावर की ऊपर क्या है 1। So force is proportional to v rho g, जो बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अगेन
जो क्वांटिटी आपको गिवन था उसको आपने डायमेंशन लिखा, उसको आपने रिलेट कर दिया। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज कि डायमेंशनल एनालिसिस हमने यूज तो कर लिया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। अब लिमिटेशन क्या है उस बात को हम समझें। फर्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म इन सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड कंडीशन। यानी हमने पहले भी समझा है कि अगर आपको F = m डिराइव करना है, डिराइव हो जाएगा, वर्क = F.m डिराइव करना है, वो भी हो जाएगा। आपने प्रीवियस रिलेशन देखा फोर्स का वेलोसिटी, फोर्स का वॉल्यूम, डेंसिटी एंड जी के साथ रिलेशन, तो वो भी उन्होंने डिराइव कर लिया। लेकिन बीच में क्वेश्चन आई थी V = u+80, V = u+80, यानी कोई भी दो टर्म जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो या किसी इक्वेशन में माइनस फॉर्म में आती है, जैसे अगर आप लिखते हैं S = Vt - ½ Vt - ½ जहाँ पे V फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें सब्ट्रैक्शन या एडिड फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल V = u+80, S = ut + ½ यहाँ बात करें तो इसका रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी Vt - ½ तो इस टाइप की जो रिलेशन है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसमें दो टर्म का प्लस या माइनस हमें परफॉर्म करना। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म व्हिच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेकंड लिमिटेशन इज वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज, बिकॉज़ अभी हमने समझा जो डायमेंशन एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं वो MLT की फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, और MLT पर अगर आप डिफरेंट वेरिएबल देते हैं पावर में, जो आपने लिखा A, B, C या X, Y, Z, तो वो तीन ही वेरिएबल। सो तीन इक्वेशन ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वेरिएबल तीन है। अगर आप चार वेरिएबल यहाँ पे बना देते हैं, इक्वेशन तो तीन ही बनेगा, बिकॉज हम सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ M, L एंड T। यानी कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो तीन क्वांटिटी से ज़्यादा पे डिपेंड करता है, उसको हम यहाँ से डिराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आती है लिमिटेशन कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि जो क्वांटिटी आप डिराइव कर रहे हैं वो वेक्टर है या स्केलर, यानी उसके आपके वेक्टर या स्केलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट अगर इक्वेशन में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, जिसके पास डायमेंशन नहीं है, तो हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। ये आपने पहले भी समझा है कि अगर आप लिखते हैं S = ½ AT², तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, वो आपने डायमेंशन से देख लिया, लेकिन इस हाफ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो जो आप इक्वेशन डिराइव करते हैं वो डिराइव होकर आएगा आपके पास S is proportional to AT², यानी कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चलता है। जैसे अगर हम लिखें F = ma, अगेन ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और न्यूमेरिकली भी करेक्ट इक्वेशन, लेकिन अगर हम लिखते हैं F = twice of ma, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, लेकिन न्यूमेरिकली ये इक्वेशन होगा रॉन्ग, बिकॉज़ जो करेक्ट इक्वेशन है वो S = ma को रिलेट करता है। तो डायमेंशनल करेक्टनेस तो हमें पता चलता है, लेकिन वो न्यूमेरिकली करेक्ट है यानी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सेकंड, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में नहीं मिल पाती, यानी हम केवल ये डिराइव कर सकते हैं कि जो F है वो प्रोपोर्शनल टू m * a है। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1a, 2a, हाफ है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम ये रिलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ S = AT² के साथ रिलेट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हाफ आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिमिटेशन जो वो एक इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बेसिस पे आपको समझना। वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एंड लॉगरिथमिक टर्म, यानी हम ऐसा कोई भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन आता। क्यों? बिकॉज जो आर्गुमेंट होता है एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसका डायमेंशन होता है 0। अब आर्गुमेंट से हम क्या समझते हैं? जैसे आपने लिखा e⁻⁻⁻, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है वैल्यू, इसी को आप क्या बोलते हैं? ये होता है आर। जैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टर्म में बात करते हैं तो साइन के साथ जो ब्रैकेट में टर्म लिखा जाता है sin थीटा, ये वैल्यू क्या रहती है? आर्गुमेंट। कॉस की टर्म में आप लिखोगे cos थीटा या cos ओमेगा t प्लस
y। तो ये सारी वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आर्गुमेंट को, जो ब्रैकेट वैल्यूज होती है। लॉग के साथ आप लिखते हैं log x, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है आर्गुमेंट। तो लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आर्गुमेंट का डायमेंशन क्या होता है? 0, और इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देना, we cannot derive formula containing exponential, trigonometric and logarithmic function because dimension of argument of this function is 0. Now question, अब क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज एंड जो आपने लिमिटेशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दें, फंक्शन हमें गिवन है y = a sin ओमेगा t + kx। ध्यान दें, अब यहाँ पे ये जो ओमेगा t + kx ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आर्गुमेंट को, और आर्गुमेंट का डायमेंशन कितना होता है? वो होता है 0। ठीक, अब यहाँ पर x एंड y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को, यानी y भी डिस्प्लेसमेंट है और x भी डिस्प्लेसमेंट है। t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका डायमेंशन बनेगा t⁻1, और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड k, साथ में आप a का डायमेंशन भी कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चीज पता है? हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट यानी डायमेंशन देता है 0, तो यहाँ जो टर्म है वो ओमेगा t + kx है पहली बात। तो इन दोनों का डायमेंशन इंडिविजुअली आना चाहिए 0, बिकॉज सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि हम सेम क्वांटिटी को ही सेम क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम। दैट मींस kx का डायमेंशन भी 0 आना चाहिए, ओमेगा t का डायमेंशन भी 0 आना चाहिए, कॉमन डायमेंशन, तभी आप इन दोनों को भी ऐड कर पाएंगे। ठीक, तो ओमेगा का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम का डायमेंशन हमें पता है जिसको आप t⁻1 से डिवाइड करते हैं, और इन दोनों का वैल्यू आना कितना चाहिए? इन दोनों का वैल्यू आना चाहिए m0 l0 t0। क्यों आना चाहिए? बिकॉज आर्गुमेंट डायमेंशन लेस होता है। सो ओमेगा का डायमेंशन हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा का डायमेंशन रहेगा t⁻−1। ठीक है, सेकंड हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है k का, और x इसको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो अगेन k और x यानी l⁻1, इन दोनों का कंबाइंड डायमेंशन मिलना चाहिए m0 l0 t0, बिकॉज m0 l0 t0 आर्गुमेंट का डायमेंशन है, और साइन के लिए आर्गुमेंट का डायमेंशन होता है 0। तो यहाँ से k का डायमेंशन हमने सॉल्व कर दिया, डायमेंशन ऑफ k इज l⁻−1। सिमिलरली अगर आप a का डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो sin ओमेगा t + kx ये आपका कंबाइंड इक्वेशन है, और यहाँ से इस पूरी टर्म का डायमेंशन तो 0। y रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, तो ऑब्वियस है कि a भी डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ y ये आना चाहिए सेम। डायमेंशन ऑफ y है कितना? बल्कि इक्वल, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू l⁻1। तो जो लिमिटेशन है उसका यूज भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इजीली किया जा सकता है। न्यूमेरिकल हमारा इजी ही बनता है बिकॉज हमें प्रॉपर्टीज पहले से पता होती है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है d = v0 e⁻−λt, जहाँ पे v और v0 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन हमें किसका कैलकुलेट करना है? लैम्डा का। अगेन अगर हम न्यूमेरिकल को देखें तो -λt ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर्गुमेंट है जिसका डायमेंशन आना चाहिए 0। तो डायमेंशन ऑफ लैम्डा, डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो यहाँ से लैम्डा का डायमेंशन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, रहेगा t⁻1, बिकॉज तभी आपको आंसर 0 मिल सकता है। सेकेंड प्रोसेस, आप इस t1 का इधर डिवाइड लगा दें तो t⁻0 डिवाइड बाय t⁻1 रिप्रेजेंट t⁻0 t⁻1 रिप्रेजेंट करेगा t⁻−1। यहाँ पे लैम्डा का जो डायमेंशन आपको मिला है दैट इज t⁻−1, बिकॉज -1 + 1 मिलके हमको आंसर क्या रहेगा? 0। नेक्स्ट, s इज इक्वल टू अल्फा + bt + गामा t², जहाँ पे t रिप्रेजेंट करता है टाइम को और s रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को।
और हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है अल्फा बीटा गामा। ध्यान रखें राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं वो सब आपके समेशन में, ठीक है। समेशन में अगर है तो ऑब्वियस बात है कि अल्फा का डायमेंशन बीटा टी का डायमेंशन और गामा टी स्क्वायर का डायमेंशन एस के डायमेंशन के इक्वल आना चाहिए, बिकॉज हम सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर आप अल्फा की डायमेंशन को कंसीडर करें तो अल्फा का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू एल पावर 1, बिकॉज डिस्टेंस को हम डिस्टेंस के साथ ही ऐड कर सकते हैं। सेकंड टर्म बनता है हमारे पास बीटा, सो बीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम का डायमेंशन 1 और ये भी किसके इक्वल आना चाहिए, एल पावर 1 के इक्वल ही आना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ बीटा हमने कैलकुलेट किया L1 t माइनस, अब t का डिवाइड कर रहा है तो फर्स्ट अल्फा का डायमेंशन एंड सेकंड बीटा का डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है गामा, तो गामा t स्क्वायर तो t पावर 2 जी इक्वल किसका होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी एल के, बात इसको डिवाइड करना, गामा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय टी स्क्वायर, डायमेंशन आपका कैलकुलेट हुआ एल पावर 1 टी पावर -। तो जो भी आपको वेरिएबल्स गिवन है अननोन वेरिएबल्स, इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो लिमिटेशंस का यूज करते हुए डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हुए पर्टिकुलर्स का डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को और डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है A और B का। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम प्रेशर का डायमेंशन देख सकते हैं। प्रेशर का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया से हमें मिलता है यानी वैल्यू m1 L-1 T-। और वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो हमें मिलेगा L। फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यू आपको गिवन है वो है P प्लस A बाई V स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात कि अगर टर्म आपके प्लस में समेशन में है तो इन दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट रिलेशन से हमें पता चलता है कि डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A डिवाइड बाय V स्क्वायर। ठीक, तो प्रेशर का डायमेंशन है फोर्स पर यूनिट एरिया सॉल्व करें, सो m1 L-1 T-2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, एंड वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है L पावर 3 उसका स्क्वायर, तो डायमेंशन इज L पावर 6, वॉल्यूम L पावर 3 स्क्वायर L पावर 6, so डायमेंशन ऑफ A is equal to m1 L पावर 5 T minus 2, because L पावर 6 आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 6 मिलकर वैल्यू क्या रहेगा L पावर 5। सिमिलरली हम कैलकुलेट करें B के लिए तो अगेन V माइनस B ये वैल्यू हमें मिल रहा है, तो सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती है, तो डायमेंशन B का रहेगा वही डायमेंशन आपके B का भी होगा। B का डायमेंशन है कितना, वॉल्यूम, दैट मींस L3, तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू L3। तो अगेन हमने A एंड B दोनों का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। ध्यान देने वाली बात वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिमिलर क्वांटिटी ऐड होती है, दैट मींस A बाय V स्क्वायर का डायमेंशन P के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए एंड V और B का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हमें गिवन है 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड कौन से सिस्टम में गिवन है, SI सिस्टम में गिवन है। ठीक है, और इस क्वांटिटी का हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करना है इन एन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 10 ग्राम। यानी हमें SI सिस्टम में वैल्यू गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के विच इज इक्वल टू 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और किसी अदर सिस्टम में इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है जहाँ पे लेंथ का यूनिट है 5 सेंटीमीटर एंड मास का यूनिट है 10 ग्राम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, फर्स्ट हम लिख रहे हैं किसके लिए, SI सिस्टम के लिए, एंड सेकंड लिखेंगे
जो न्यू सिस्टम आप जनरेट कर रहे हैं उसके, क्लियर? अब वैल्यू पुट कर n1 12 n2 यूनिट आपको गिवन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू n2, ये हमें सॉल्व करना है। और यूनिट 2 आपको गिवन है, ध्यान दें किलोग्राम के प्लेस पर हमें क्या लिखना है 10 ग्राम, जो यहाँ पे बेस यूनिट बन रहा है, एंड डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिखते हैं तो सीजीएस होता। अभी हमें नई यूनिट क्या कंसीडर करनी है 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर ये वाला नया सिस्टम। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है n2 का, सो n2 इज इक्वल टू 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम में वैल्यू है इसका 10 ग्राम एंड सेपरेशन आपको मिलेंगे 5 सेंटीमीटर, सो 10 ग्राम 5 सेंटीमीटर। इसका पावर कितना, तो 12 किलोग्राम को लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइड बाय 10 ग्राम। मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर। सो ग्राम में n ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सो n2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 10 100 एंड 100 बाय 5 20 स्क्वायर ऑफ 20। नंबर इज 12 into 10 power 2 multiply by 400, so 12 4s are 48 into 10 power 4 in new units। यानी पहले जो आपको यूनिट गिवन था वो था किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अब जो नया यूनिट बनेगा वो इनके अकॉर्डिंग बनेगा, तो आप बोल सकते हैं 10 ग्राम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमने इसको टर्म क्या लिख दिया इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट हो गया, n2 का वैल्यू रहा 48 into 10 power 4 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तो अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू आपको मिला, एंड अगर आप रिलेशन की बात करते हैं तो 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 into 10 power 4 in terms of न्यू यूनिट। ठीक है, तो वही रिलेशन है कन्वर्जन करना, लेकिन कन्वर्जन करने के लिए भी जो यूनिट है वो आपको स्पेसिफिक नहीं दी गई, कुछ भी यूनिट दिया जा सकता है कि लेट्स सपोज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मास इज 100 ग्राम, तो हमें नई यूनिट के लिए कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने का जो प्रोसेस है वो सेम है, यानी कन्वर्जन फैक्टर में फाइंड करना होगा, यानी जो आपका बेसिक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट, यानी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से हम इसको कैलकुलेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, लेंथ एंड फोर्स, एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी आ रही है डेंसिटी, लेंथ एंड फोर्स पर। तो हमें यहाँ पे रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस बात है कि थर्ड एप्लीकेशन का हम यूज करेंगे, एंड पावर हमने कंसीडर कर लिया x y z। फ्रीक्वेंसी हम रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स ऑफ टाइम से, बिकॉज f इज इक्वल टू 1/t। तो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन रहेगा t-1। सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 is proportional to density. Density is mass per unit volume. So mass per unit volume, and volume का dimension L power 3. So divide में है, numerator में जाएगा L minus 3 power x. Second length, length के लिए L power 1 power y. And next is force. Force हम represent करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर power z. So m0 L0 t power -1 is proportional to, अब हम सभी की पावर्स कंबाइन करें, m की टोटल पावर फर्स्ट रिलेशन से 1 मल्टीप्लाई बाय x, सेकेंड रिलेशन से z. नाउ पावर ऑफ L
माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, एंड पावर ऑफ टी एब्सेंट है 0 0 हियर माइनस ट्वाइस ऑफ z, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन x प्लस z इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन, ध्यान दें हमने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है बिकॉज टाइम की जो पावर है उसमें केवल एक वेरिएबल है z, और उसको हम सीधे कंपेयर करेंगे तो हमें z का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए, और जब x और z दोनों का वैल्यू नॉन है तो जो थर्ड इक्वेशन है माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 वो हम कंपेयर कर देंगे। सो थर्ड इक्वेशन इज माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और इन तीनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर दें। सो फर्स्ट इक्वेशन से आंसर रहेगा z इज इक्वल टू 1/2, ठीक, वैल्यू पुट करें। सो x इज इक्वल टू माइनस z, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1/2, एंड x एंड z दोनों का वैल्यू पुट करें थर्ड इक्वेशन में। सो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 प्लस y हमें कैलकुलेट करना है, एंड वैल्यू ऑफ z 1/2 is equal to 0. So 3/2 plus 1/2 2 plus y is equal to 0. So value of y is equal to -2, ठीक। और जो रिलेशन हमें गिवन है, रिलेशन आपका था फ्रीक्वेंसी आपको रिलेट करना है डेंसिटी, वो रिलेट करना है हमें डेंसिटी, लेंथ एंड फोर्स से। So nu is proportional to density, length and force. Power of density 1/2, power of length यानी y -2, and force 1/2. So this is the relation between density, length and force. और density, length and force की टर्म में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी। नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि कोई एक हम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट कंसीडर कर रहे हैं जहां पर लेंथ हमने कंसीडर किया 10 सेंटीमीटर, मास हमने कंसीडर किया 10 ग्राम, एंड टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं 0.1 सेकेंड, ठीक, एंड फोर्स का वैल्यू इस न्यू सिस्टम में कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। In a unit of system, length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. Unit of force in the system will be equal to how many newtons? ठीक, फोर्स का जो बेसिक यूनिट है, ध्यान दें, तो फोर्स का यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, या अगर आप ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये आपका एसआई सिस्टम में है। जनरल फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्मेट आप लिखते हैं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मास हमें किस टर्म में गिवन है यहाँ पे 10 ग्राम। अब एक्सेलरेशन सॉल्व कैसे किया जा सकता है, एक्सेलरेशन सॉल्व हम कर सकते हैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके dv/dt। वेलोसिटी कैसे सॉल्व करें, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके, ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, और वी कैन से dv/dt, और v के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। सो वी कैन राइट 10 सेंटीमीटर बाय 0.1 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब हमें फोर्स किस में चाहिए,
इन टर्म्स ऑफ न्यूटन कैलकुलेट करना है। न्यूटन मतलब सीजीएस सिस्टम, सॉरी एमके सिस्टम। तो एमके सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो फोर्स का वैल्यू आपने लिखा मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम न्यूटन की बात करते हैं तो 1 न्यूटन रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, यानी जो आपको ग्राम सेंटीमीटर सेकंड गिवन है इसको आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो फोर्स इज इक्वल टू 10 ग्राम। 10 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 मल्टीप्लाई बाय -3 किलोग्राम। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10 पावर -2 मीटर्स, एंड सेकंड आपका सेकंड ही रहेगा। सो 0.1 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स इज इक्वल टू 10 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -1 डिवाइड बाय 10 पावर -2, एंड यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है न्यूटन को। इज इक्वल टू -2 कैंसिल आउट, एंड आंसर इज 0.1, एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्लेस पर न्यूटन, यानी जो फोर्स का यूनिट बनेगा वो 0.01 न्यूटन के इक्वल होगा। नोट करें। ध्यान दें, जो यूनिट हमें कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मेट आपने लिखा मास इनटू एक्सीलरेशन, वैल्यूज पुट कर दी और कन्वर्ट कर दिया इन एमकेएस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ध्यान दें, कल हमने एक एप्लीकेशन लिमिटेशन पढ़ा था। लिमिटेशन में आपको बोला गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट का डायमेंशन होता है 0। तो न्यूमेरिकल में हमने इसको यूज करना लास्ट क्लास में सीखा था, अब उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, यानी ये दो क्वांटिटीज हम ए एंड बी जो यहाँ पे मेंशन करी हुई है ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन भी डिफरेंट है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज मीनिंगफुल, यानी इनमें से हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट रिलेशन आपको गिवन है a प्लस बी, और a और b आपको डिफरेंट क्वांटिटीज दी गई है जिनके डायमेंशन भी डिफरेंट है। तो क्या दो डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है? हमने एक एग्जांपल समझा था कि हम एप्पल के साथ एप्पल को ऐड कर सकते हैं, एप्पल के साथ वाटरमेलन को ऐड नहीं कर सकते। डिस्टेंस के साथ टाइम ऐड नहीं होता, डिस्टेंस के साथ मास ऐड नहीं होता। दैट मीन्स सेम क्वांटिटी के साथ सेम ही क्वांटिटी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि a प्लस बी और a और b दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है मीनिंगफुल रिलेशन नहीं है, बिकॉज दो डिफरेंट क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली दो डिफरेंट क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर? नाउ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या दो डिफरेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी मास एक अलग क्वांटिटी, एक्सीलरेशन अलग क्वांटिटी है। तो कोई भी दो ऐसी क्वांटिटी जो डिफरेंट डायमेंशन की है यानी डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसको मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी ये आपका एक मीनिंगफुल रिलेशन है। फोर्थ में आपको दिया है a बाई बी, तो क्या दो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपको बोला गया कि वेलोसिटी कैलकुलेट करें, सो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी है, यानी डिवीजन एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए हमें एक मीनिंगफुल रिलेशन मिलता है, लेकिन दो डिफरेंट क्वांटिटी को हम एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया है डिवाइड, जैसे a बाई बी। ठीक, अब a बाई बी अगर आपको दिया है और हमें ये पता है कि एक्सपोनेंशियल के आर्ग्यूमेंट का डायमेंशन होना चाहिए 0, तो अगर a और b दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है तो डिवाइड करने पे यहाँ पे वैल्यू में 0 नहीं मिलेगा,
और 0 नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई पावर बच जाएगा। मान लीजिए m1 रिमेनिंग रह गया या l पावर 1 रिमेनिंग रह गया, तो यहाँ पर ये डायमेंशनलेस नहीं हो पाएगा, और डायमेंशनलेस नहीं होगा तो एक मीनिंगफुल रिलेशन यहाँ पर नहीं बनेगा। सिमिलरली 6th केस में हमें दिया गया है साइन a बाई b। तो डिफरेंट वैल्यूज़ को अगर आप डिवाइड करते हैं तो डायमेंशन तभी 0 आ सकता है जब डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ b दोनों इक्वल हो, ठीक है। लेकिन आपको दिया है कि दोनों डिफरेंट डायमेंशन वाले हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी आपके पास डायमेंशन रहेगा, और आर्ग्यूमेंट के पास अगर डायमेंशन रहेगा तो साइन वाला रिलेशन भी वैलिड नहीं होगा। सिमिलर केस में लॉग रिलेशन भी वैलिड नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर पे दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या डायमेंशन 0 हो सकता है? इसको आप समझें। मान लीजिए एक डायमेंशन आपको दिया गया है वेलोसिटी, दूसरा डायमेंशन दिया गया है टाइम। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई आपने किया तो डायमेंशन 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमें समझ में आ रहा है कि डायमेंशन इसका 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर हम क्वांटिटी को थोड़ा इस तरीके से सोचें, जैसे मान लीजिए लेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो ए का डायमेंशन क्या रहेगा? टी। एंड बी मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, तो डायमेंशन ऑफ बी वो क्या रहेगा? टी इनवर्स। और टी इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल पावर कितना मिलेगा? 0। दैट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन वाला केस है वहां पे पॉसिबिलिटी बनती है मे बी मीनिंगफुल, यानी हम बिना क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन के ये नहीं बता सकते कि मीनिंगफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर डिवाइड में है बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है बिल्कुल बोल सकते हैं नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है और आर्ग्यूमेंट में आ रहा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि दोनों टर्म्स क्या है। अगर आपको दोनों टर्म स्पेसिफाई करके न्यूमेरिकल में दिया हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दें, अदरवाइज इसका आंसर जाना चाहिए मे बी मीनिंगफुल, बिकॉज किसी किसी केस में इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। यानी अब आपके पास कोई स्टेटमेंट है, 5 to 6 स्टेटमेंट है, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, ठीक है। लॉजिकली हम सोचेंगे। ध्यान दें, फर्स्ट में दिया है अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट, यानी कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल। आप सोचिए, ये स्टेटमेंट है ट्रू, यानी ऐसा पॉसिबल है। किस केस में पॉसिबल है? थोड़ा सा आइडिया लो। अगर हम बात करते हैं प्लेन एंगल, हमने कंसीडर किया प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल आप रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, उसका यूनिट रेडियन। लेकिन अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन मिलता है m0 L0 T0, यानी ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। सेकंड एग्जांपल आपने लिया सॉलिड एंगल। अगेन अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन और रिप्रेजेंट करते हैं SR से। लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि इसका डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन रहेगा m0 L0 T0। तो दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी क्वांटिटी के पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो क्या ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमें दिया गया और डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट। दोनों टर्म पे ध्यान देना। जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था वहां पर एक बात पे स्टेज दिया गया था में है। में का मतलब होता है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये आप आइडेंटिफाई करके बताएं। लेकिन जो आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है उसमें लिखा है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट, यानी अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो उसके पास यूनिट होना कंपलसरी है, ऐसा बोला गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। किस तरीके का स्टेटमेंट है?
फॉल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, और यहाँ ये बोल रहा है कि उसके पास यूनिट होना ही चाहिए। जैसे अगर हम किसी कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसके पास यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, ठीक। अगर हमको ऐसी क्वांटिटी देखें जैसे एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी को अगर हम कंसीडर करें तो ये क्वांटिटी तो है, उसको आप मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफिशिएंसी अपन कैलकुलेट करते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर आप पावर एफिशिएंसी सॉल्व कर रहे हैं, वोल्टेज एफिशिएंसी सॉल्व करें तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यानी जिस भी क्वांटिटी की आप एफिशिएंसी सॉल्व कर रहे हैं उसकी आउटपुट वैल्यू और इनपुट वैल्यू के बीच में हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको रिप्रेजेंट करके देता है परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। अब एक पॉइंट को समझे कि अगर मान लीजिए अगर हम पावर एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो न्यूमरेटर में भी पावर ही आएगा और डिनोमिनेटर में भी पावर ही आएगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। डायमेंशन अगर सेम रहेगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और हमें यहाँ पे कोई नंबर मिलता है। वैसे हमें पता है कि अगर आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो आप नंबर में बोलते हैं कि एफिशिएंसी 80%, 70%, 75%, दैट मीन्स उसका कोई पावर, उसका कोई यूनिट नहीं होता साथ में, और यूनिट नहीं है तो उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो क्या इसके पास कोई यूनिट है, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम समझते हैं इन टर्म्स ऑफ मिरर। वहां पर एक आप टर्म पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी इन मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम से, ठीक है। अब न्यूमरेटर में भी वेलोसिटी है, डिनोमिनेटर में भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और वेलोसिटी एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल आउट कर देगी। एंड अगेन हमें यहाँ पे डायमेंशन कितना रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, m0, l0, t0। एफिशिएंसी का डायमेंशन क्या रहा, m0, l0, t0। तो ये पॉइंट ध्यान देने का है कि हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी अवेलेबल हैं जिसके पास डायमेंशन भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है, और यहाँ क्या दिया है कि मस्ट हैव डायमेंशन। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, मे हैव डायमेंशन करेक्ट, मस्ट हैव डायमेंशन रॉन्ग। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, अ यूनिटलेस क्वांटिटी मे हैव डायमेंशन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? मान लीजिए कोई क्वांटिटी अगर यूनिटलेस है, तो अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है तो आप उसका डायमेंशन कैसे सॉल्व करेंगे? बिकॉज डायमेंशन सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज़ लिया है, यूनिट का यूज़ लिया है कि पहले आप यूनिट बनाते हैं। जैसे वेलोसिटी के लिए आपने लिखा मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए आपने लिखा L1, टाइम के लिए लिखा t, ठीक है, तो आपको मिला L1 t-1। तो जब तक हमें यूनिट ही नहीं है, अगर किसी क्वांटिटी के पास यूनिट ही नहीं है तो क्या उसके पास डायमेंशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया है, मे हैव डायमेंशन, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। बिकॉज डायमेंशन बनाने के लिए यूनिट का होना कंपलसरी है। हम डायमेंशन उसी क्वांटिटी के लिए बना सकते हैं जिसका यूनिट स्पेसिफाइड हो। सो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अ यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट हैव डायमेंशन। पहले वाले केस में लिखा था मे हैव डायमेंशन, क्या हो सकती है? नहीं हो सकती, फॉल्स। नेक्स्ट लिखा है यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट हैव डायमेंशन, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। जब किसी कोई हमें एग्जांपल मिल ही नहीं रहा, या आप सीधे सीधे आप समझें कि अगर किसी क्वांटिटी के पास यूनिट ही नहीं है तो उसके पास डायमेंशन नहीं हो सकता, और डायमेंशन नहीं हो सकता, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन नहीं होगा, ये कंपलसरी है। डायमेंशन लेस है तो यूनिट हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट, अ यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैव डायमेंशन। तो ये स्टेटमेंट हमें अब करेक्ट लग रहा है, बिकॉज अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है तो उसके पास डायमेंशन नहीं हो सकता, नेवर हैव डायमेंशन। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर?
नोट करें। नेक्स्ट, डिफरेंट क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशन। क्या डिफरेंट क्वांटिटी सेम डायमेंशन को एक्वायर कर सकती है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। यस, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो क्या कुछ आप क्वांटिटीज बता सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो? जैसे हम एग्जांपल लें, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, सभी का डायमेंशन आपने सॉल्व किया है। तो वर्क के लिए आपने डायमेंशन लिखा था m1 l1 t-2। एनर्जी का डायमेंशन भी आपने यही प्लेस किया है m1 l1 t-2। एंड टॉर्क के लिए भी आपने डायमेंशन यही किया है। किसी अदर एग्जांपल की हम बात करें, सो अदर एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, तीनों का डायमेंशन आपने लिखा है t⁻⁻1, यानी डिफरेंट क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन हो सकते हैं। और एग्जांपल की हम बात करें, जैसे आपने लिखा स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हम कंपेयर कर रहे हैं स्पीड को एंड वेलोसिटी को। तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के लिए यूनिट क्या आता है? मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या रहेगा? L1 t-1 यहाँ पे डायमेंशन रहेगा। तो डिफरेंट क्वांटिटीज सेम डायमेंशन को होल्ड कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू है।